चलो जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर्स कॉल्ड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑफिशियली इट इज द लास्ट common chapter of JEE mains and advance because right now in NCERT there is no solid state, there is no surface chemistry, and that's why JEE mains has already removed this chapter from the syllabus, those chapters solid state and surface chemistry. बट एडवांस में लास्ट ईयर तक तो था. दिस टाइम वी हैव टू सी द सिलेबस व्हेन दे विल बी गिविंग इट. नॉर्मली दे गिव इट इन नवंबर. बाय दैट टाइम वी विल बी हैविंग द कंप्लीशन ऑफ द कंप्लीट सिलेबस वेदर इट इज देयर इन सिलेबस और नॉट. तो तब तक तो सब खत्म करना ही पड़ेगा. So that's why what I have decided, first we have to cover the common syllabus, and this is the last chapter of physical chemistry from the common syllabus. After completion of it, we'll be focusing on the remaining part of the inorganic and organic wala finish करके, then we'll come back to those chapters which are not common. जितना भी होगा करेंगे. बाद में फिर मेंस के बाद कुछ अगर चीजें एकदम से रट्टा वाली चीजें जो रह गई है अनफॉर्चुनेटली इन जेई एडवांस, क्योंकि उनको मैच कराने को बोला गया था एनसीईआरटी, इसलिए उन्होंने केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर ये सब चैप्टर डाल दिए. और फिर बाद में पता चला एनसीईआरटी ने खुद को बदल दिया. बट राइट नाउ अभी तक एडवांस ने लास्ट ईयर तक तो नहीं बदला अपने आप को. This time we are hopeful that if it is not in NCERT, not in JEE mains, then it should no more be in JEE advance also. But again, we can hope. We have to wait for the official syllabus. But official syllabus आता कब है? तो नवंबर के टाइम पे आता है. तो then we have to wait for it. अभी तक उन्होंने JEE 2025 एडवांस के लिए वेबसाइट बनाने हैं, जो भी अब 2024 तक का है. एंड दैट्स व्हाई अभी भी जो बचे हुए सब करना पड़ेगा. देखते हैं कितना अभी कर पाते. देन विल बी वेटिंग फॉर दैट. एटलीस्ट जो कॉमन सिलेबस है वो खत्म कर लेंगे. उसके बाद फिर वापस आएंगे जो अभी तक कॉमन नहीं है और स्टिल देयर इन जे एडवांस 2024 तक था, उसको भी कवर करना होगा. कुछ रट्टा है, कुछ पार्ट तो अभी कर लेंगे आराम से. एकदम से जो प्रॉपर रट्टा है वो एंड में हम लोग कर लेंगे. ठीक है, तो दैट्स अनदर स्ट्रेटजी. So right now I'll be telling you कि solution and colligative property is still there in the syllabus in JEE mains as well as in JEE advance. एडवांस का सिलेबस दिखा देता हूँ मैं. मेंस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स प्लस व्हाटएवर इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, दोज आर द सिलेबस. एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से what we need to understand is vapor pressure क्या है, what are the factors which are going to affect the vapor pressure, what is Raoult's law and which is valid only for ideal solution. तो इसका मतलब ideal solution क्या है वो सीखेंगे. फिर Raoult's law क्या है, Raoult's law अप्लाई करते हैं तो फिर उसके आगे कहानी कैसे जाएगी. एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट सम प्रॉपर्टीज which are called colligative properties. यहाँ देखो बहुत ही क्लियरली जी एडवांस ने जो लिखा है ना, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन फ्रॉम. एंड उन्होंने तीन प्रॉपर्टी का नाम लिखा है. वन इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. These are the three properties which are called colligative property. But other than these three, there is fourth property also which is called osmotic pressure. So we'll not take a risk. And again, एनसीईआरटी में जितना दिया है सब कवर कर ही लेते हैं हम लोग लगभग. बट आई सजेस्ट यू कि व्हेनेवर अ चैप्टर इज कंप्लीटेड ना, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी जाके देख लिया करो. थोड़ी बहुत चीजें जो एकदम जीके टाइप की होती है ना, बॉक्स बना के कुछ भी ऐसा जनरल नॉलेज जैसा इंफॉर्मेशन डाल दिया, तो जस्ट हैव अ व्यू फॉर दैट. बिकॉज मेंस में वो कहीं भी कोई भी लाइन उठा के भी पूछ सकते हैं. तो वी हैव टू सी द एनसीईआरटी ऑल्सो. But there is four property. The purpose of this discussion was that there is a fourth property which is called osmotic pressure. वो भी करेंगे. बट मैंने ये लाइन पे क्यों स्ट्रेस दिया, क्योंकि जेई एडवांस जब ये क्वेश्चन देते हैं ना, तो उन्होंने क्लियरली सिलेबस में लिखा है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन. तो we'll be learning the properties, we'll be talking about the variations of the questions related to those things. But you'll see that कि after every property ना, at least one or two question will be there which will be related to molecular weight determination. ठीक है, तो इसकी भी बात करेंगे. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये सब सिलेबस लिखा है, तो उनका इंटेंशन रहा होगा कि इसी से उनको पूछना है ना. तो दैट्स अनदर पार्ट. तो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. एंड देन राउल्ट्स लॉ लिख के उन्होंने छोड़ दिया है. अब इससे पता नहीं चलता कि राउल्ट्स लॉ का मतलब सिर्फ राउल्ट्स लॉ जहां वैलिड है वही पढ़ना है, कि जहां वैलिड नहीं वो भी पढ़ना है. बिकॉज दो सॉल्यूशंस विच आर नॉट गोइंग टू फॉलो राउल्ट्स लॉ, दे विल बी कॉल्ड रियल सॉल्यूशंस. एंड रियल सॉल्यूशन में फिर दो कहानी आती है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. अब देखो उन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर, थोड़ा बहुत वो बदमाशी चल रही है कि रियल सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, तो ऑब्वियसली आते हैं वहां से भी क्वेश्चन. इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, तो वी नीड टू नो दैट कि उन्होंने सिर्फ राउल्ट्स लॉ लिख के काम चला दिया है. इसका मतलब ये नहीं कि राउल्ट्स लॉ क्या है और कहाँ वैलिड, उतने से कहाँ नहीं वैलिड है, वहां पे क्या क्या होता है वो भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दे विल बी गिविंग द क्वेश्चन एंड दे हैव गिवन द क्वेश्चन फ्रॉम दीज सेक्शंस आल्सो. ठीक है, तो लिखा बहुत कम है लेकिन पढ़ेंगे इससे काफी ज्यादा. ठीक है, बट लेंथ ऑफ द चैप्टर इज नॉट दैट मच लार्ज. आराम से 3 लेक्चर में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से. तो 3 लेक्चर्स विल बी देयर, विल बी सफिशिएंट फॉर सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर इटसेल्फ. ठीक है, तो वेपर प्रेशर में क्या कहानी है कि कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर जब हम लोग सीखेंगे ना,
थोड़ा सा मैंने बेसिक पॉइंट तुमको आई थिंक कि समझा दिया था गैसेस एंड इक्विलिब्रियम के टाइम पे ही कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द वेपर प्रेशर। तो जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई एक क्लोज स्पेस है जिसमें लिक्विड एंड गैस फॉर्म ऑफ द सेम गिवन सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम, उस समय जो गैस फेज सब्सटेंस गैस फेज मॉलिक्यूल्स का जो एक्सर्टेड प्रेशर है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, है ना, सिंपल सी कहानी है। तो वी हैव गॉट क्लोज्ड स्पेस, we have got a closed space where liquid is present along with vapor phase molecules of the same phase। मान लो इसको मैंने बोला this is a liquid and this is a gas, they are in equilibrium, these are in equilibrium। उस समय whatever pressure will be exerted by this a gas form that will be called vapor pressure, है ना। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि इफ आई एम सेइंग दैट ए इज दैट सब्सटेंस जिसके वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वी हैव गॉट दिस ए लिक्विड व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम विद ए गैस। अब इसका एक के इक्विलिब्रियम होगा, तो मान लो मैंने केपी के टर्म में बात किया, तो केपी को मैं क्या लिखूंगा, एट इक्विलिब्रियम वो क्यूपी के बराबर होता है ना, दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो वो क्यूपी के बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम, और क्यूपी का वैल्यू क्या होगा देखो, क्यूपी का वैल्यू विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस एट इक्विलिब्रियम, है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट, अच्छा वेपर प्रेशर का मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम का प्रेशर देख लिया, व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड उसके बाद जो वेपर प्रेशर जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पे जा रहा है उसको हम लोग वेपर प्रेशर कह रहे हैं। सो इसी को हम लोग सिंपली, अब जब मैं लिखूंगा तो इसको डायरेक्टली आई बी राइटिंग इट वेपर प्रेशर, है ना। ठीक है, एनी डाउट नाउ। द क्वेश्चन इज इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने जो केमिकल टर्म में किया था, फॉर अ गिवन रिएक्शन वैल्यू ऑफ केपी और के depends only on for a given reaction with given representation, जो कि मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, the value of kp depends only on temperature, है ना। तो if the value of kp is depending on temperature of a given liquid, again if you change the liquid the value will be changed, है ना। तो for a given liquid, अगर मैंने यहाँ पर केपी के लिए वैल्यू को सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट बताया, इसका मतलब वेपर प्रेशर जो होगा वो भी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि किसी भी लिक्विड गिवन लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर अगर तुम देखना चाहते हो तो इट विल बी हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इफ यू आर हैविंग अ फिक्स्ड टेम्परेचर, है ना। तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, एंड फर्स्ट वन विल बी द टेम्परेचर इटसेल्फ, है ना। तो इतने के बाद हम लोगों ने जो सीखा है, जस्ट समराइज दैट। So we are going to talk about the factors which are going to affect the vapor pressure. तो already like I told you, इसका Kp जो है ना that is depending only on temperature, and that's why we are saying that कि vapor pressure will also depend only on temperature. And second thing is, if you see this reaction ना, ये जो हम लोगों ने दिखाया अभी, एक liquid giving a gas, इसका forward is endo, है ना, क्योंकि liquid को gas में convert कर रहा है, this is endothermic। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि फॉरवर्ड अगर एंडो होता है टेम्परेचर बढ़ाने से केपी बढ़ता है ना। सो इफ यू रिमेंबर, इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो और एंडोथर्मिक, देन वी से दैट कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो केपी भी या के इक्विलिब्रियम इन जनरल विल इंक्रीज, है ना, यही हम लोगों ने सीखा था। इसका मतलब है वी आर सेइंग दैट कि इसका वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड ए विल डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। so vapor pressure increases with increase in temperature। any doubt up to this point? अब इसके लिए भी अगर उन्होंने एक टेम्परेचर का वेपर प्रेशर दे दिया, दूसरे का पूछ दिया, तो वी हैव गॉट द रिलेशन ऑफ के विद टेम्परेचर, है ना, लॉग K2 by K1 was equal to delta H naught by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2। ये हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन में ऑलरेडी कवर किया है। तो अभी केपी की जगह वी कैन राइट वेपर प्रेशर, है ना, बीपी, जिसको मैंने लिख दिया है। एंड यहाँ पर ये जो है ना, दिस विल बी कॉल्ड डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन। सिंपल, इज इट ओके? सो यहां से इफ यू हैव गॉट वन टेम्परेचर पे इसका वैल्यू, तो वी कैन कैलकुलेट इट फॉर अदर टेम्परेचर ऑल्सो। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट? अब यहाँ पे देखो, मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया, मान लो किसी एक का, जैसे वाटर का ही ले लो, मान लो 25 डिग्री से पे कुछ एक पर बहुत ही लोअर वेपर प्रेशर रहा होगा। आई हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड विल बी गेटिंग अ टेम्परेचर वेयर द वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
that particular temperature at which for a given liquid vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, उसी temperature को हम लोग boiling point बोल देते हैं. And if the atmospheric pressure is equal to 1 atm, that boiling point is referred as normal boiling. If that atmospheric pressure is equal to 1 bar, which is 1 upon 1.013 atm होगा, 1 bar अगर है तो उसको standard pressure बोलते हैं. तो at that temperature, if we are getting standard pressure, if you are getting at a particular temperature, that is called standard boiling point. ये standard boiling point में जेई आज तक गया नहीं है, but I'm waiting for a year जिसमें वो इस concept में जाएगा that there is a difference between normal boiling point and standard boiling point. Okay, just be very careful. I'll be writing the things क्योंकि standard आज तक मैंने देखा नहीं कि अभी तक उन्होंने यूज किया, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन सेटर्स जनरली दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल वाला. लाइक आई टोल्ड यू, 1 एटीएम की जगह 1 बार की जगह अभी भी वो स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 एटीएम ले रहे हैं. बट वी नीड टू नो दैट कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो. व्हेन वी से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सी, इट इज एक्चुअली इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉट अ स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. एंड बॉइलिंग पॉइंट विल डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लिया उसके हिसाब से फिर करेंगे. जैसे हिल एरियाज में जाओगे, यू विल बी हैविंग अ वेरी लो प्रेशर बिकॉज हाइट ज्यादा है, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट विल बी वेरी लेस, है ना. And that's why we are saying that it is very difficult to prepare food there, because तुम पानी के अंदर सब्जी को उबालने जाओगे, पानी पहले बॉयल हो जाएगा, देन cooking the food first, है ना. So it is difficult to prepare food and to cook food in hill areas or at heights, है ना. So that's another part. So like I told you, अगर ये 1 atm है तो फिर इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं. अगर ये 1 बार हो जाए तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. अब स्टैंडर्ड पे गया नहीं है, बट आई गिव यू द दैट पार्ट ऑल्सो. दैट अगर मैंने एग्जाम्पल की बात की, मान लो वाटर की बात की, अगर मैंने बोला वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, व्हाट वी मीन एक्चुअली इज वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सी. दैट मीन्स 100 डिग्री सी पे वाटर का वेपर प्रेशर विल बिकम 1 atm. And this information, if useful, will not be given to you in the question, because at least you are supposed to know that water ka normal boiling point is 100 degrees C. And what do you mean by normal boiling point? That also you are supposed to know. So I'll give you those informations. So normal boiling point of water is 100 degrees C or 273 Kelvin, approximate I'm writing. So vapor pressure of water, जिसको हम लोग aqueous tension भी इसके लिए particular word है, बाकी liquids के लिए in general vapor pressure बोलते हैं. Vapor pressure of water can also be called aqueous tension at 100 degrees C will be 1 atm, or that is 760 torr or 760 mmHg, na? Whatever unit you want to take. This information will not be given to you in the question if it is required. For any given liquid, if the normal boiling point is T Kelvin, then at T Kelvin, the vapor pressure of that liquid will become 1 atm. है ना. तीसरा पॉइंट जो लाइक आई टोल्ड यू कि उन्होंने अभी तक उस जोन में एंटर नहीं किया जिसमें वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट बताते हैं. देयर आई हैव रिटन दैट इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 bar, it is called standard pressure, and for that pressure the temperature required will be called standard boiling point, which will be slightly less than the normal boiling point, है ना. Is it okay? क्योंकि standard pressure is slightly less than the normal pressure. 1 atm is slightly bigger, 1 bar is slightly less, है ना. Is it okay? Any doubt? Any doubt? तो जैसे आप देखोगे कि अगर तुमको नॉर्मल की जगह स्टैंडर्ड निकालना होगा ना, इट विल बी स्लाइटली लेस देन 100 डिग्री सी. इट्स लाइक 99.9697 ऐसा कुछ आएगा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बट बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दे आर यूजिंग इन द क्वेश्चन. अभी तक ऐसा चल रहा है कि एटीएम 1 एटीएम की जगह 1 बार की जगह 1 एटीएम लेके नॉर्मल की जगह स्टैंडर्ड की जगह नॉर्मल ले रहे हैं. बट देयर वाज वन क्वेश्चन दिस ईयर इन जेईई मेंस आई थिंक, जहां पे उन्होंने एसटीपी में इट वाज अकॉर्डिंग टू दैट 22.7 लीटर पर मोलर वॉल्यूम वाला जो केस था ना, उसमें उन्होंने 22.7 यूज किया था. ठीक है. तो जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो. इफ इट इज एन ऑप्शन वाला क्वेश्चन तब तो पता चल जाएगा 22, पहले तुम 22.7 ही लोगे मोलर वॉल्यूम. अगर उससे आंसर ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, देन गो बैक टू दैट 22.4 by assuming that still they are taking standard pressure as 1 atm. But right now we know that the standard pressure is 1 bar, not 1 atm. Standard ambient pressure bola या normal pressure bola, then that is 1 atm. Is it okay up to this point? Any doubt? चलो, तो ये कहानी तो हो गई तुम्हारी कि हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. दैट्स वन स्टोरी.
कन्वर्जन तुमको पता होना चाहिए, 1 ATM इज 760 टॉर और 760 HG mm Hg, ये सब लेकर चला है। दूसरा जो मैंने बताया, इफ आई एम कीपिंग द टेम्परेचर आइडेंटिकल बट आई एम टेकिंग डिफरेंट लिक्विड्स, even then the vapor pressure of different liquids will be different because they have got different volatility, है ना, they have got different tendency to go in the vapor phase because of their different extent of intermolecular force of attraction. And that's why the second factor which is going to affect the vapor pressure is the nature of liquid, or I'll say that ki it is depending on the strength of intermolecular force of attraction. ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा मिल रहा है उसको, तो उसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी कम होगी, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर कम है ना। तो ये दोनों कहानी इंटरचेंजेबल है। सो वी कैन से ओवरऑल दैट जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर कम होगा। सो I'll write that point also. Okay, so I'll write for various given liquid, greater the strength of intermolecular force of attraction, higher will be its boiling point, and boiling point at given pressure, and given pressure का मतलब given atmospheric pressure, and lower will be its vapor pressure at given temperature. तो दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट कि एक बॉइलिंग, एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा था, तो उसका वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर विल बी लेस, है ना। दैट्स अनदर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द किसका वेपर प्रेशर ज्यादा किसका कम। आई विल बी गिविंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। या सॉल्व दिस वन। जैसे जस्ट टू गिव यू द हिंट, मैंने लिक्विड्स बता दिए तुमको कौन कौन से हैं, दे मे नॉट गिव यू कि व्हाट आर द लिक्विड्स देयर। Vivaan, tell me the answers. Answer or answers. It can have one or more than one. Okay, your reported answer is B and D, है ना? Okay, Mark, what about you?
Okay, you're saying C and D, Sharang. Okay. Okay, so Sarang is also saying C and D, Panchal. Okay, same answer. Samarth, what's your answer? Okay, Pratyush. So C and D. Okay, let's see now. I think almost I've covered everyone. No? Neil, any answer? Neil, Rishit. Okay, so all of you are saying C and D. Now let's that see that also. Now, first thing is they are not asking you what is correct. They are asking you what is not true. First thing. Okay. Second thing is there are two types of question when you are having one or more than one correct. If you are getting any wrong answer involved in your reported answer, then you will be getting negative marking. That's one part. वो तो हमेशा ही रहेगा. But if you are partially reporting it, there are two cases where they'll be giving you partial marking or not. वो भी depend करेगा ना. तो C D if it is not a completely correct set, in one case you'll be getting 2 marks. अगर मान लो अगर partially correct है तो अगर completely correct है you'll be getting full marks. But if it is partially correct you'll be getting 2 marks only. If partial marks नहीं है तो फिर even reporting CD will become difficult, will give you negative marking because in that case they are not going to give you partial marking है ना. So that's another part. Now let's check it one by one. Vapor pressure over given liquid increases with increase in temperature. It is correct statement, so not our answer. है? This is a correct statement. है ना? Or I'll write it is true, so not our answer. Okay, B option. For any liquid, when temperature gets double, then the vapor pressure also gets doubled. You all are saying, is it true? Mark, why is true? नहीं सर मैंने कभी चेक नहीं किया था बट Okay, Samar. So all of you have not reported C and D. मैंने ये बोला है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है बट इट इज नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन. y इज इक्वल टू mx जैसा रिलेशन नहीं है कि x डबल हुआ तो y भी डबल हो जाएगा. इनफैक्ट यू कैन चेक दैट फ्रॉम हेयर ना. देखो ना यहाँ से अगर कोई भी एक टेम्परेचर ले लो 290 पे, यहाँ मैंने कुछ भी एक नंबर ले लो, यहाँ पे 100 रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ देखो 200 रिपोर्ट करने में क्या टेम्परेचर डबल हुआ है? यहाँ आने पे क्या टेम्परेचर डबल हो गया है 200 जाने में? नहीं. इट इज अ लॉग वाला रिलेशन ना. ऊपर मैंने रिलेशन भी इसलिए लिखा था तुमको है ना. सी दिस रिलेशन और सी दिस वन है ना. ये जो हम लोगों ने लिखा है इट इज लॉग का रिलेशन. इट इज नॉट y इक्वल्स mx जैसा. तो क्वालिटेटिवली इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट क्वांटिटेटिवली इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट इज हैविंग अ लॉग वाला रिलेशन विद 1/t. लॉग वीपी इज somehow proportional to 1/t है ना. And that's why we are log vp will be proportional to t, we can say है ना. But it is not directly proportional relation, so that's why we are saying that it is also not true. So this will be our reported answer है ना. Not true. Is it okay everyone? Yeah, Vivan has reported B and D. बाकी सबने C and D बोला है. But let's see then Vivan ने C क्यों नहीं बोला. Okay, let's see. Boiling point of A, B and C का relation. A का relation, A is benzene, A is this one. इसका boiling point is at 353. 760 देखो यहीं पे आ रहा है ना. For B, it is coming at 373. For C, it is coming at 393. तो A का boiling point highest नहीं है ना, it is lowest. And that's why it is not true. And that's why we need to report this one also, है ना? Vivaan, is it okay? Yes, I didn't check. A, So okay, boiling point of A is the least, not the highest, है ना? हाँ, vapor pressure at any temperature, just you can check that as 333 Kelvin पे ही check कर लो. Vapor pressure देखो C का लोएस्ट है, उससे ज्यादा B का है, उससे ज्यादा A का है ना. तो A का हाईएस्ट है, नॉट लीस्ट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट ट्रू.
So we'll say this is also our answer. Now E wise, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी वोलेटिलिटी कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है सी का, तो उसकी वोलेटिलिटी लिस्ट है. दैट मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी काफी कम है. दैट्स व्हाई यू नीड अ हायर टेम्परेचर टू रीच दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि दिस इज करेक्ट और ट्रू. सो नॉट आवर आंसर, है ना. विल नॉट रिपोर्ट दैट. सो while reporting the answer we'll be writing B, C and D. Is it okay? Any doubt? Okay, so this was one question. I'll give you one more question. In fact, it is a combination of questions. There are three questions actually involved in that. Solve this one. So easiest way to identify the comparison of boiling point. Greater the boiling point, less will be the vapor pressure at a given temperature, है ना. First में, if I just ask you, they are asking you to write the decreasing order of vapor pressure. So I'll be writing the increasing order of boiling point, है ना. Can you tell me the increasing order of boiling point in first case? Lowest किसका होगा boiling point? If you identify these five molecules: water, diethyl ether, acetic acid, ethanol, and mercury, which will have the lowest boiling point, because lowest boiling point जिसका रहेगा उसी का highest vapor pressure आने वाला है. Lowest Ethanol. boiling ethanol, you are saying. Anyone else having any other answer or same answer? Samarth, what is the answer according to you? सर इथेनॉल मुझे You are saying ethanol. Okay, बाकी लोगों का? Mark? नहीं सर, कुछ आइडिया नहीं लग रहा बिल्कुल नहीं पता है. है. नहीं सर. ओके, शारंग. Sir, even I'm not sure actually. Sir, ओके, in non-polar का boiling point कम होता है. नॉन पोलर भी एक पॉइंट हो सकता है, या टाइप ऑफ इंटरेक्शन यू कैन चेक, है ना. Okay, so like I'll give you the idea. If I've got water is having hydrogen bonding, you know. Acetic acid is having a hydrogen bonding. Even ethanol is having hydrogen bonding. These all are having hydrogen bonding acting as the intermolecular force of attraction. Similarly, if I'm talking about diethyl ether, it is OCH2CH3 and CH2CH3. Can you tell me, will it have hydrogen bond or not? It will not have, है ना. Oxygen तो है, hydrogen भी है, but H is bonded with carbon, so it doesn't have hydrogen bond. So we'll write it doesn't have any hydrogen bond. And if I'm talking about mercury, Hg, अभी तो पता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. It is the metal which is liquid because of metallic bonding, है ना. इसमें metallic bonding होती है, which is primary type of bond, है ना. तो हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड विल बी द प्राइमरी बॉन्ड विच इज मेटालिक बॉन्ड, है ना, अमंग दीज substances. So that's why we are saying that कि if you are trying to calculate or if you are trying to finding out कि किसका boiling point least होगा, जिसमें weakest force काम कर रहा हो, normally if the molecular mass is not that much drastically different, then we go by the nature of the force, and nature of force is weakest in case of diethyl ether. I'll give you the data also. Like diethyl ether का boiling point जो होता है ना, that is in the range of 35 degrees Celsius, 34 point समथिंग विल बी देयर. ठीक है, बट यहीं पर अगर मैं एथेनॉल बोलूंगा ना, उसका मुझे जैसा याद है 70s में कुछ था एथेनॉल का.
78 जैसा कुछ आता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इफ दे आर आस्किंग यू बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, आई विल राइट दैट डाइथाइल ईथर इज द लीस्ट बिकॉज इट इज हैविंग द वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्स. उसके बाद फिर क्या आएगा, अभी बच गया ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाले तीनों, है ना. इसमें से वीकेस्ट जो है ना, अभी जस्ट मैंने डेटा भी बोल दिया तुमको, एथेनॉल इज हैविंग लेस मॉलिक्यूलर मास देन एसिटिक एसिड, ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास देन वाटर, बट वाटर इज हैविंग ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना. तो अभी जस्ट जैसे मैंने डेटा बताया, एथेनॉल इज हैविंग 78 डिग्री सी जैसा है, बट उससे ज्यादा होता है वाटर का, और वाटर से भी ज्यादा होता है एसिटिक एसिड का. एसिटिक एसिड का इज इन द रेंज ऑफ 110 डिग्री सी जैसा होता है, ठीक है. तो दैट्स व्हाई इफ आई हैव टू राइट इसमें ऑर्डर, तो मैं एसिटिक एसिड को इससे ज्यादा 118 जैसा है एसिटिक एसिड, एंड देन उससे ज्यादा फिर मर्क्यूरी. इज इट ओके? मर्क्यूरी का तो 350 से भी ज्यादा होता है. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. नाउ इफ इट इज आस्किंग यू वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो विल राइट डाइथाइल ईथर विल गिव यू द हाईएस्ट वैल्यू, है ना, बिकॉज इट इज having maximum volatility, it is having least boiling point, है ना. तो diethyl ether will come first, then we'll have ethanol, then we'll have water, then we'll have acetic acid, and इन सबसे कम हो जाएगा मर्क्यूरी, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू मर्क्यूरी का तो बॉइलिंग पॉइंट ही 356 357 जैसा है. ओके, इट इज इन द रेंज ऑफ दैट, 350 अबव है ये, ठीक है. दैट्स अनदर पार्ट. तो एक आइडिया तुमको यहां से लग जाता है इफ दे आर आस्किंग यू क्वालिटेटिव नेचर ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस. एनी डाउट? Second is, if I'm talking about benzene, toluene and xylene, you must be knowing that कि toluene का मतलब एक CH3 लगेगा. xylene में तीन टाइप के xylene होते हैं, but right now we are saying that कि कोई भी एक xylene ले लिया which is having two CH3 groups. तो definitely boiling point के लिए अभी nature of force तो almost similar जैसा है. So the one which is having the least boiling point is benzene because it has got the least molecular mass, है ना. तो benzene will have least boiling point, then toluene which is having just one CH3 group, and then xylene will have the highest boiling point, and that's why vapor pressure at given temperature, if they are asking you, so we will write benzene will have the highest vapor pressure. देखो क्या गया जाके यूज भी मैं करूंगा क्वेश्चन में, बेंजीन एंड टॉल्विन बोथ विल बी गिवन. बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा दिया हुआ रहेगा इफ दे आर गिविंग द ऑथेंटिक डेटा. इट विल बी हैविंग अ ग्रेटर वेपर प्रेशर का वैल्यू देन टॉल्विन. एनी डाउट? थर्ड वन. थर्ड वन देखो, अभी हाइड्रोकार्बन पे कहानी आ गई है, अल्केन्स की कहानी है. ऑल ऑफ दीज आर अल्केन्स. दो जो है वो 6 कार्बन वाले हैं, दो जो है 7 कार्बन वाले हैं. तो ऑब्वियसली 6 कार्बन विल हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट, है ना, देन द 7 कार्बन. विद इन 6 और विद इन 7 ग्रेटर द ब्रांचिंग लेस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट. ये भी हम लोगों ने सीखा था हाइड्रोकार्बन के टाइम पे ना. एंड दैट्स व्हाई इफ आई हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका आएगा? समर्थ, कैन यू टेल मी विच विल हैव द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट? लीस्ट कार्बन मोर ब्रांचिंग का मतलब लेस बॉइलिंग पॉइंट. Everyone has given me already the answer. Samarth, your answer? The 2-methyl-hexane. हाँ, 2-methyl-hexane you are saying? No. 2-methyl-hexane is having 7 carbon, है ना. These two are having 7 carbon atoms. These two are having 6 carbon atom. So less carbon and more branching is present in 2-methyl-pentane, है ना? And that's why it will have less boiling point than even hexane. We'll write यहाँ पे 2-methyl-pentane is having the least number of carbon as well as it has got branching, and that's why we are saying that ki it will have the least boiling point. And then uske baad hexane ka matlab n-hexane, it is simply. And then among the 7 carbon wale mein the more branching is present with 2-methyl hexane. Heptane doesn't have any branching, and that's why we'll write 2-methyl pentane, and then we'll have heptane jo n-heptane.
यहाँ भी मैं n हेक्सेन लिख देता हूँ, कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो n लेके ही चलेंगे हम लोग. इज इट ओके? So it will be 2-methyl hexane that is the second. हाँ जी. So second one will be 2-methyl अच्छा हाँ, hexane. हेक्सेन, सॉरी माय फॉल्ट. यार वी हैव टू राइट 2-methyl hexane. या ओके. And then if they're asking you vapor pressure at given temperature, ठीक उल्टा order. So we'll write now the highest vapor pressure will be for 2-methyl pentane. Then n-hexane. Then 2-methyl hexane. And then n-heptane. तो they may give you some question जिसमें n-heptane and n-hexane use करेंगे, तो you'll find that कि n-hexane will have greater vapor pressure at a given temperature, है ना? Any doubt? Any doubt up to this point? चलो, तो ये कहानी थी तुम्हारी वेपर प्रेशर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कि कैसे डिसाइड करेंगे which will have greater vapor pressure or which will have less vapor pressure, or like I told you how it is depending on different factors. One of them is type of intermolecular force of attraction or strength of intermolecular force of attraction. Second is temperature, obviously. So these are the two factors which are going to affect the vapor pressure of any liquid. Now the second part is like I told you, राउल्स लॉ पहले पढ़ लेंगे, कौन से केस के लिए वैलिड है, कहाँ पे वैलिड है और क्या क्या वहां पे आने वाली चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट बनेंगे, दैट विल सी. उसी की बेसिस पे आज का मेन पोर्शन समझ लो ये राउल्स लॉ ही होने वाला है, जिससे रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. विल सी दोज थिंग्स आल्सो एंड देन विल बी कमिंग बैक टू कि जहां पे राउल्स लॉ वैलिड है वहां और क्या क्या कहानियां हो सकती है. देन विल एंटर इनटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, इसकी बात पहले कर लेते हैं और उसके बाद फिर वहां पे राउल्स लॉ क्या आता है, कैसे वैलिड है और क्या क्या चीजें उससे रिलेटेड हो सकती है वो देखते हैं. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल सॉल्यूशन का मतलब यू आर मिक्सिंग टू थिंग्स व्हिच आर आइडियली गेटिंग इंटरमिक्स्ड कंप्लीटली और होमोजेनियसली, ऐसा जैसा लगे, है ना, तभी वो आइडियल होगा. तो वो आइडियल होने का मतलब क्या है कि दो पार्टिकल मान लो ए और बी मैंने लिया है, उनके सॉल्यूशन को मैं आइडियल तभी बोलूंगा जब ए और ए का जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उतना ही बी और बी का हो जाए और उतना ही ए एंड बी का हो जाए. सो दैट मीन्स आई कैन राइट इट that intermolecular force between any two particle of same or different substance is exactly same. इसका मतलब है for liquids A and B forming ideal solution, we can write that intermolecular force of attraction का जो वैल्यू होगा ना वो बिटवीन ए एंड ए जितना होगा उतना ही बिटवीन ए एंड बी होगा, उतना ही बिटवीन बी एंड बी. एनी डाउट? अब ये पॉसिबल तो नहीं है. अगर मैं आप रियल लाइफ में देखूं, इफ आई हैव गॉट टू डिफरेंट लिक्विड्स, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी आर सेइंग आइडियल सॉल्यूशन, दे आर डेफिनेटली hypothetical. We cannot have any solution which will be called ideal solution. We have got some examples which are very near to ideal solution or they are very close to ideality, but there is no solution which is in real life can be called ideal solution. And that's why बाद में जैसा मैंने बताया कि if Raoult's law is not valid, then we'll start calling those solutions as real solution. तो फिर real, जैसे ideal gas और real gas पढ़ा था, real gas with positive deviation, real gas with negative deviation, ये भी पढ़ा था. वैसे यहाँ पे भी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं अभी. आइडियल सॉल्यूशन के बाद जब रियल में जाएंगे तो विल टॉक अबाउट रियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड रियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन. इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो, तो ये कहानी थी कि आइडियल होने का कंडीशन क्या है, बट इसका रिजल्ट क्या क्या आएगा ये भी साथ में देख लेते हैं कि इफ वी आर हैविंग ए एंड बी का सॉल्यूशन विच इज
एन आइडियल सॉल्यूशन, तो क्या क्या फैक्टर्स बनने वाले हैं, मतलब क्या क्या रिजल्ट्स उससे रिलेटेड आ सकते हैं वो देख लेते हैं. I'll be giving you some points which are valid for an ideal solution of like two liquids A and B. तो A and B का मान लो कोई दो सॉल्यूशन है, उसके लिए क्या क्या चीजें वैलिड है. पहला तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि दैट वाज द बेसिक कंडीशन. सेकंड पॉइंट इज डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी जीरो. इसका मतलब जब तुम प्रिपेयर करोगे सॉल्यूशन तो ना तो हीट रिलीज होगा ना ही हीट कंज्यूम होगा. व्हाई इज दैट? बिकॉज ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, यू आर नॉट हैविंग एनी नेट रिजल्टेंट मोर अट्रैक्शन और मोर रिपल्शन, है ना, or more attraction or less attraction, and that's why there is no change in the energy of the system overall, A and B ka, and that's why we are saying that ki delta H mixing will be zero. Delta V of mixing will also be zero. इसका मतलब क्या है? ये तो पहले मैं बोल रहा हूं कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉल्यूशन और प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन, solution is neither endothermic nor exothermic, है. दैट्स वन पॉइंट. दूसरा है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जीरो है. इसका मतलब क्या है? वी ऑफ लिक्विड वन, या मान लो वी ए ले लिया मैंने, मान लो 50 ml ए ले लिया, 50 ml बी ले लिया, और फिर मैंने पता किया कि सॉल्यूशन बनाया तो उसका वॉल्यूम कितना आया, तो उसका वॉल्यूम विल बी एग्जैक्टली द समेशन ऑफ ए एंड बी का एग्जैक्ट इनिशियल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग. तुम कहोगे ये क्या बात की सर ने, आपने 50 और 50 मिक्स किया तो 100 तो हो गई. बट इफ यू आर डीलिंग विद अ रियल सॉल्यूशन इट विल नॉट बी एग्जैक्टली 100. बाद में हम लोग देखेंगे इट विल बी अदर मोर देन 100 और लेस देन 100, है ना. तो हो सकता है 99.8 हो जाए, हो सकता है 100.2 हो जाए. दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, को ज्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है कि कम अट्रैक्शन मिल रहा है. देखो होता क्या है ना, इफ यू हैव गॉट टू पार्टिकल्स, अभी ए और ए, दो पार्टिकल्स आपस में जितना मेंटेन कर रहे थे डिस्टेंस, ए के सामने बी आया, अगर उसने सेम ही डिस्टेंस मेंटेन किया तब तो ठीक है, तब तो नेट वॉल्यूम विल नॉट बी चेंज. बट मान लो अगर मैंने बोला ए यहाँ पे है, या साथ में लिख के दिखाता हूँ सो दैट यू गेट द आइडिया. अभी ए के सामने अगर बी आ रहा है और बी इतना डिस्टेंस मेंटेन करने वाला है, देन तो विल से ना कि इफ दे आर मेकिंग मोर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस देन दे विल बी प्रेजेंट इन अ लार्जर वॉल्यूम, है ना. उसको रियल सॉल्यूशन कहेंगे. एक दूसरा डेविएशन हो सकता है देन बी जो है ना वो इतना क्लोज आ जाए, मतलब वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाए, तो वहां पर दे बी मेंटेनिंग अ लोअर वॉल्यूम देन द इंडिविजुअल वॉल्यूम का समेशन, है ना. तो दोज विल बी द टू केसेस विल दैट विल बी प्रेजेंट इन रियल सॉल्यूशन. ये रियल सॉल्यूशन में ऐसा होने वाला है. ये जो है ना दिस इज आइडियल सॉल्यूशन का केस, कि आइडियल में ए और ए ने जितना डिस्टेंस मेंटेन किया उतना ही ए और बी ने भी मेंटेन किया. दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन नेट वॉल्यूम. सो वी आर सेइंग दैट 50-50 मिक्स किया तो एग्जैक्टली 100 होगा. इज इट ओके? Now, the process of making this solution is giving greater availability of volume to A as well as B के particles, and that's why entropy will be definitely positive. And अगर entropy positive है, delta H zero है, तो we know that delta G is delta H plus I'll write minus T, or I'll write plus T into minus delta S, है ना. अभी देखो यहाँ पर ये जीरो है, और ये जो है ना डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी, है ना. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि डेल्टा जी मिक्सिंग इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस मिक्सिंग इज पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड लास्ट पॉइंट लाइक आई टोल्ड यू कि राउल्ट्स लॉ वैलिड ही है आइडियल सॉल्यूशन के लिए. दैट वी आर सपोज टू नो व्हाट इज दिस राउल्ट्स लॉ. दैट विल बी आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि व्हाट इज राउल्ट्स लॉ. बट अप टू दिस पॉइंट इफ यू हैव गॉट एनी डाउट जस्ट आस्क. Any doubt up to this point? चलो ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ पे. व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, उसके हिसाब से रूल्स क्या क्या बनते हैं, क्या कौन सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है. तो दो चीजें हैं. मान लो ए और बी का एक सॉल्यूशन में बना रहा हूं विच इज एन आइडियल सॉल्यूशन. तो विद द सॉल्यूशन, अगर ए के ऊपर वेपर उसका बनने वाला था, बी के ऊपर उसका वेपर बनने वाला था, तो ए और बी के सॉल्यूशन के ऊपर भी ए जाएगा वेपर में और बी भी जाएगा वेपर में, है ना. तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि इफ आई हैव गॉट द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, तो सॉल्यूशन के ऊपर जो ए और बी जाने वाला है ना, उनका क्या पार्शियल प्रेशर होगा, दैट विल डिपेंड ऑन देयर मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज.
मतलब लिक्विड में अगर मोल फ्रैक्शन ए का कुछ एक्स ए है, बी का कुछ एक्स बी है, देन वेपर प्रेशर ऑफ ए over that solution will be proportional to XA, and vapor pressure of B over that solution will be proportional to XB. That is called Raoult's law. So that's why I have written that according to Raoult's law of partial pressure of a component, I'll get comma, partial pressure of a component is proportional to its mole fraction in solution. Okay. पार्शियल प्रेशर कहाँ है? इन पार्शियल प्रेशर है तो ऑब्वियसली वेपर फेज की बात हो रही है, लेकिन दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल्स इन सॉल्यूशन, वो एक चीज आ गई। एंड देन अगर उसको हम लोग इक्वेट करना चाहें तो ऑब्वियसली वी आर राइटिंग दैट कि पी ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ ए, एंड अब मुझे कुछ प्रोपोर्शनलिटी डालना है, ठीक है? तो मान लो पी ऑफ ए इज, अभी बताओ जरा मेरे को, अगर मैंने एक्स ए का वैल्यू 1 रख दिया है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है रियल लाइफ में? अगर प्रैक्टिकली मैं सोचूं कि एक्स ए का वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्स ए इक्वल्स 1? मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब क्या होता है? एनी 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 आंसर? एक्स ए 1 का मतलब क्या? देर इज ओनली ए, है ना? देर इज नो बी, एंड इफ देर इज ओनली ए, तो उस समय जो प्योर ए के ऊपर उसका वेपर प्रेशर आने वाला तो वही आना चाहिए ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर रिप्लेसिंग दिस के बाय पी नॉट ए। फॉर एक्स ए इक्वल्स 1, पी ए will be equal to Ka, which should be actually vapor pressure of pure A, है ना? And that's why we are replacing this K by P naught A. P naught A का मतलब है we are saying that कि it is the vapor pressure of A over its pure form. That means सिर्फ A होता तो कितना vapor pressure आता? That is P naught A. वैसा ही PB के लिए we write it like PB is equal to P naught B into XB, है ना? अब ये जो दो रिलेशन आए हैं उसके हिसाब से टोटल प्रेशर कितना आएगा, तो दैट विल बी पी ए प्लस पीबी। अभी यहां ध्यान से देख लेना, मैंने दो इक्वलिटी डाली है, दिस एंड दिस। ये जो इक्वलिटी है ना, दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। इसके पहले वाली जो इक्वलिटी है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद राउल्ट्स लॉ। पी ए प्लस पीबी इज इक्वल टू पी टोटल, ये तो हम लोगों ने गैस फेज में ही देखा था ना। इफ यू हैव गॉट अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, their summation of their partial pressure will be equal to the total pressure. This was Dalton's law of partial pressure, है ना? तो बाद में भी जब हम लोग रियल गैस पे भी जाएंगे ना, वहां रियल सॉल्यूशन पे जाएंगे, तो वहां भी देखोगे कि आई स्टिल बी यूजिंग दिस पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, बट while राइटिंग पी ए का एक्सप्रेशन आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, या पीबी की जगह आई विल नॉट बी एबल टू राइट पी नॉट बी एक्स बी, बिकॉज दैट इज valid only for Raoult's law, and Raoult's law is valid only for ideal solution. Is it okay? Any doubt up to this point? तो ये this is valid only for ideal solution, and if I see this one, this is valid for any solution. Any doubt? अभी आई स्टार्ट गिविंग यू क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन में सबसे पहले जो मैं देने वाला हूं ना, इट विल बी रिलेटेड टू अ डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, क्योंकि आगे जाकर देखोगे आई विल बी गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चन जिसमें यही फॉर्मूला जो है ना, दैट विल बी इट विल बी बेटर टू यूज दैट फॉर्मूला, है ना? तो पहले तो मैं फॉर्मूला एक देता हूं जो डेराइव करना है तुमको। Once you derive it, they are not going to ask you the derivation. You just need to know this formula. But once you derive it, it becomes easier to memorize the formula, है ना? तो ट्राई करो जरा ये फॉर्मूला निकाल के लाने का। वी स्टिल हैव राउल्ट्स लॉ जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसके अलावा बाकी तुम उससे ट्राई कर सकते हो। जस्ट टेल मी व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, हाउ टू डेराइव इट। ट्राई करो जरा।
Sir, your mic is muted. 1 minute, 1 minute. Yeah, I forgot. Yeah. So what I was saying that कि I'll give you the idea कि कैसे करने का है इसमें. Anyone who has got the idea कैसे करने का है? देखो अभी मैंने जो हिंट देने की कोशिश की ना, दैट इज आई हैव गॉट A and B in liquid and I have got A and B in vapor phase also. यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन इज XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ B is XB, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A is YA, and in the vapor phase the mole fraction of B is Y. Okay. Now forget that here liquid is there. Just talk about the vapor phase. Vapor phase में तो हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ से पढ़ा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी व्हाट, इट्स पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर है ना. सो कैन वी राइट P इज द टोटल प्रेशर हियर. यहाँ जो P लिखा हुआ है ना, दिस इज P इज टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन. मैं P टोटल लिखूं तो भी उसको P टोटल प्रेशर मानना, P कैपिटल P सिर्फ लिख के छोड़ा तो दैट इज ऑल्सो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन. So now, if I ask you, what is the expression for YA? तो YA is nothing but partial pressure of A upon P total है ना, जिसको मैं P लिख रहा हूं. Any doubt? यही तो होगा ना. वैसा ही I can write YB will be P of B upon P total. चलो मैं अभी कंफ्यूजन हटाने के लिए P total लिख देता हूं. And now by Raoult's law, because it is valid for ideal solution, तो यहाँ पे we can say that कि PA की जगह P naught AX से लिख सकते हैं हम लोग. We can write YA is equal to P naught AX upon P total, and we can write here YB is equal to P naught B XB upon P total. तो ये तो फॉर्मूला मिल गया अपने को. तो फ्यूचर में हम लोगों को जब भी वाई भी निकालना रहेगा, विल बी वर्किंग इन दीज एक्सप्रेशंस ओनली. सो दैट्स वन पार्ट. आई विल जस्ट मेक इट बॉक्स सो दैट इन फ्यूचर यू नो दैट कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली भी. दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट. तो एक्स ए एक्स बी के टर्म में पी ए पी बी तो देखा था, लेकिन अभी वाई ए एंड वाई बी भी पता चल गया. आफ्टर दैट नाउ लेट्स गो बैक टू द फॉर्मूला विच वी नीड टू प्रूव. ये वाला फॉर्मूला जो है, इसमें जाने के लिए साफ साफ दिख रहा है वाई अपॉन पी नॉट करके कुछ किया है, तो चलो अपन भी कर लेते हैं. तो नाउ आफ्टर दैट विल राइट वाई ए अपॉन पी नॉट ए क्या होगा. तो वी आर गेटिंग एक्स ए अपॉन पी टोटल. आई कॉल इट 1. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. एंड वैसा ही यहां से वाई बी अपॉन पी नॉट भी क्या होगा, that will be xb upon p total. And if you add these two, तो add 1 plus 2 कर लो, apply 1 plus 2, तो साफ साफ पता चल रहा है ya upon p naught a plus yb upon p naught b is becoming xa plus xb upon p total. अब जरा मेरे को बताओ xa plus xb क्या होगा. It 1. will be 1 है ना, and that's why it is becoming 1 by. अच्छा, ya plus yb is also 1 है ना. तो that type of relation you need to understand. तो मैं लिख दूंगा यहाँ भी ya plus yb is also 1. जरा चेक कर लो, ऐड करके देखो वो 1 ही आएगा. वैसा ही I'll write here also as xa plus xb will also be 1. Okay, and that's how we can prove this formula. Now the point is I've got two types of formula. Raoult's law का ही दूसरा फॉर्म है ये. तो P naught AXA plus P naught B XB is equal to P total. That's one formula. But अच्छा, इसी को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ. XA into P naught A plus XB into P naught B is P total. But YA upon P naught A plus YB upon P naught B will be equal to 1 by P total. है ना. These are the two formulas. अब क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे कैसे करना है. तो इफ आई हैव गॉट मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज अगर पता है या पूछा जा रहा है तो विल बी यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म. लेकिन अगर मान लो तुमको मोल फ्रैक्शन इज वेपर फेज दिया हुआ है या उस तरह की कुछ बात हो रही है, तो डेफिनेटली वी हैव टू वर्क विद द सेकंड फॉर्मूला है ना. आई विल गिव यू एज ए नोट दैट कौन से फॉर्म में क्या यूज करो. लाइक आई टोल्ड यू,
पहला वाला जो फॉर्म है, अगर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज गिवन है तो उसको पहले वाले फॉर्म को यूज करो। बट अगर मान लो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कहीं पे अगर पता है, तो देन डेफिनेटली विल बी वर्किंग इन टर्म्स ऑफ द सेकंड वाला फॉर्मूला, दैट विल बिकम मोर यूजफुल। आई एम नॉट सेइंग दैट कि पहला वाला यूज नहीं कर सकते, बट दैट मे टेक लॉन्गर टाइम और इट मे बिकम ए लॉन्गर मेथड। बट होगा उससे भी, ऐसा नहीं कि उससे नहीं। चलो अभी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ। काफी अच्छे 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 क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं थोड़े बेसिक वाले क्वेश्चन देता हूँ, देन विल टॉक अबाउट ग्राफ्स आल्सो, एंड कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दूंगा। तो पहले ये वाला पूरा कर लेते हैं। वट एवर क्वेश्चन आई एम हैविंग ना, तो राइट नाउ आई विल बी गिविंग यू सम ऑफ दोज क्वेश्चंस। ट्राई करके देखो, फिर पूरे ग्राफ्स पे बात करेंगे हम लोग इसी से रिलेटेड। अभी पहले ये ट्राई करके देखो। यहीं पे मैंने बताया, देखो बेंजीन के लिए जब पी नॉट दिया हुआ है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन देखो 960 दिया हुआ है, और वहीं पर टॉल्विन का 380 दिया, विच इज लेस है ना, बिकॉज टॉल्विन का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, सो इट्स वेपर प्रेशर इज लेस। ट्राई करो जरा इसको। Yes, Sharang, your answer, first answer is right. Answer for the second is not right, Sharang. Vivan, your first answer is right.
Mark your answer again. First part is right, second is not right. चलो, enough time given. अच्छा, ये थोड़ा सा कट गया था, मैं 88 डिग्री सी लिखा हुआ है वो. I'll give you again that. This is like. So basically, if you see the first part, it is asking you vapor pressure बताओ over liquid. That means it is asking you total pressure, है ना? Total pressure कितना है? तो उसके लिए we know that the first part is having. If it is asking P total, we'll be writing P total is P naught of benzene. I'll call it A, and I'll call this one as B. So I can write that P naught A X A plus P naught B X B. And P naught A and P naught B दिया हुआ है. X A X B के लिए we need to do the calculation, and that's why we are writing 960 into X A का value. देखो ये कितना है? So this is actually 2 moles, है ना? And if you calculate this one, देखो ये C6, this is C6H5 CS3 है ना? तो if you calculate ना, तो इसका molar mass becomes 92. और इसका molar mass is 78, and that's why it is 2 mole. This is 0.5 mole. So we are writing this will be 2 by 2 plus 0.5 plus this is 380 times 0.5 upon 2 plus 0.5, है ना? And that's how we are getting this much. mmHg में ही काम हो रहा है, तो we'll be reporting it in mmHg only. So we are writing here, we are getting 960 into 2 by 2, 2.5 is like 4 by 5, है ना? So into 4 by 5 plus 380 into 1 by 5. This much mmHg, if you calculate that, you'll be getting 844 जैसा आ जाएगा. Is it okay? Any doubt? So this is first part. Now the second part, जो जितने लोगों ने रिपोर्ट किया उनके रॉन्ग आया है. If you want the solution to boil at 88 degree C, तो 88 degree C पे how much pressure we want? We want 760 mmHg, है ना? So if you want boiling point to be 88 degree C, that means at 88 degree C as boiling point, अगर कुछ नहीं लिखा है तो normal boiling point लेते हैं हम लोग. Boiling point P total at this temperature must be 760 mmHg, है ना? Now it is asking molar ratio of benzene and toluene बताओ. तो now we have got P total. Now it is asking you XA या XB बता के फिर उसके बाद molar ratio भी निकाल सकते हैं. There are two ways. एक जो normal method है, that is कि I'll be writing 760 will be equal to P naught A is 960 times X of A plus 380 into X of B की जगह I can write 1 minus XL. And that's how we can calculate benzene कितना का mole fraction कितना है. So that will give you, देखो यहाँ पे we are getting 80 and then 580, तो 580 XA is becoming 380, है ना? And that means we are saying that XA is 380 upon 580, which is 20 से देखो 19 times and 20 से 29 times. अगर x से इतना है तो we'll say that xb will be 10 by 29, and that's why if they are asking you molar ratio of A and B, so we'll be writing it will be 19 is to 10, है ना? That will become the answer. Yeah, Sarang, now it's right. This is right. Any doubt? Now I'll give you a shortcut. पता नहीं तुम लोगों को मैंने एक स्टार्ट में बताया था कि नहीं, मोल कंसेप्ट भी किया नहीं था हम लोगों ने स्टार्ट में, तो वहां पर मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ. याद करो, अगर हमारे पास एम एवरेज कहीं ना कहीं तो बताया ही होगा मैंने, तो उसको मैं m1x1 प्लस m2x2 लिखता हूं. एंड द शॉर्टकट इज इफ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एम एवरेज ना, अगर तुमको m1 m2 मालूम है और एम एवरेज मालूम है, एंड इफ दे आर आस्किंग यू x1 या x2, तो व्हाट वी टेक,
वी टेक, मान लो अगर x1 चाहिए तो वी टेक दिस गैप अपॉन द टोटल गैप. तो अगर ये n1 कुछ आया नंबर, ये n2 आया, तो वी राइट दैट x1 इज n1 अपॉन n2 एंड x2 जो होगा, या फिर चलो मैं इसको n2 बोल देता हूं और इसको n3 बोल देता हूं. तो विल राइट ये n1 अपॉन n3 आ जाएगा, x2 विल बी n2 अपॉन n3 होगा, एंड देन x1 बाय x2 इज n1 बाय n2. इज इट ओके? अभी देखो ऐसा ही एक फॉर्मूला है, ये पता है हम लोगों को, यू नो दिस फॉर्मूला शॉर्टकट. जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के साथ ही बात कर लेता हूँ, सो दैट आई रिमाइंड यू एंड यू कैन चेक इट एनीवेयर इफ यू आर गेटिंग सच टाइप ऑफ फॉर्मूला जहां वेटेड मीन जैसी चीज हो रही है. मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसका. मान लो आई हैव गॉट CO एंड CO2 एंड इसके लिए एम एवरेज इज गिवन एज मान लो 39.2. अभी मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बताओ जरा, ठीक है, कितना होगा, हाउ मच विल बी दैट. तो मैं अब इतनी मेहनत नहीं करने जाऊंगा, जो मूल कंसेप्ट में ट्रेडिशनली मेथड बताते हैं ना, उतना नहीं करूंगा मैं. व्हाट आई विल टेक ना, आई विल राइट हियर CO, आई विल राइट हियर CO2. CO इज हैविंग लेसर मॉलिक्यूलर मास, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दैट हियर. ये 28 है, ये 44 है. आई हैव गॉट एम एवरेज का वैल्यू देखो 39.2 दिया हुआ है, एंड इफ दे आर आस्किंग यू CO2 का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक दिस गैप which is 11.2, and then I'll get the total gap which is 16. And then if they're asking you mole fraction of CO2 batao, it will be 11.2 by 16, which is 0.7. Okay, check करके देख लेना ट्रेडिशनल मेथड से, you'll be getting the same value. Okay, अभी पॉइंट क्या था, आफ्टर नोइंग दिस शॉर्टकट ना, we have got another formula where we are writing P total is equal to P naught A XA plus P naught B XB. ऐसा नहीं लगता ऊपर वाले फॉर्मूला में सिर्फ टर्म्स अलग हो गए बस, बाकी सब चीजें तो सेम है. तो इफ यू आर नोइंग ऑलरेडी पी टोटल, देन अगेन वी हैव गॉट द शॉर्टकट. व्हाट इज दैट शॉर्टकट? सो वी आर गोइंग टू राइट, जो छोटा वाला पी होगा उसको इधर लिख दूंगा मैं. मान लो पी नॉट ए, अभी के लिए तो ए ज्यादा था तो अभी मैं यहाँ बी लिख देता हूँ, बिकॉज वी नो दैट इन द गिवन एग्जाम्पल पी नॉट बी इज लेस, पी नॉट ए इज मोर, एंड वी हैव गॉट, मान लो कहीं पे यहाँ पी टोटल आता है. तो नाउ इफ दे आर आस्किंग यू बताओ जरा ए के लिए मोल फ्रैक्शन कितना है, बी के लिए कितना है, तो व्हाट आई विल टेक दीज थ्री गैप्स, आई विल टेक दीज थ्री गैप्स. मान लो ये कुछ n1 पिछले जैसा ही लिख देता हूँ, ये कुछ n2 है और ये कुछ n3 है. एंड इफ दे आर आस्किंग यू ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो ए पूछ रहा है तो ये वाला उल्टा वाला लेता है, तो आई विल राइट n2 बाय n3. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछेगा तो आई विल राइट दिस विल बी n1 बाय n3. बी का पूछा है तो ये लिया है उल्टा वाला. ट्रिक को एग्जैक्टली याद रखना पड़ता है. तो अगर तुमको ये चाहिए तो एग्जैक्टली ध्यान में रखना, अदरवाइज तो ट्रेडिशनल मेथड से मैंने ऊपर सॉल्व कर ही दिया तुमको, है ना. तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिक, इफ आई हैव टू गेट दैट, कि मान लो 760 है, अब इस मेथड से देखो कैसे आएगा. आई हैव गॉट टोटल जो आ रहा है, पी टोटल इज 760, कहीं यहां मान लो आ रहा है. बेंजीन के लिए दिस वाज 960, एंड टॉल्विन के लिए दिस वाज आई थिंक 380, है ना. दीज वर द वैल्यूज. ये बेंजीन वाला है एंड ये टॉल्विन वाला है, और ये जो मैंने बताया पी टोटल जो दिख रहा था वो है. सो देन इफ इट इज आस्किंग यू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, अगर मान लो रेशियो पूछा है तो वो भी निकाल सकते, बट राइट नाउ आई एम गिविंग यू बेंजीन के लिए क्या होगा मोल फ्रैक्शन. देन बताओ जरा कितना लिखूं, कौन सा गैप लू बेंजीन के लिए. अंशुल, कैन यू टेल मी विच गैप अपॉन विच गैप, हाउ मच अपॉन हाउ मच, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए. अंशुल इधर, Yes, sir. टेल मी. बेंजीन इधर दिख रहा है, अभी कौन सा गैप लू इसके लिए न्यूमरेटर में, अभी जस्ट सिखाया, ऊपर ही सिखाया, हाँ सर. बता. सर 2 मिनट. सर टॉलवीन एंड टी टोटल के बीच में वाला गैप अपॉन. यस, उल्टा वाला है ना, वही तो सीखा है हम लोगों ने. दिस गैप एंड दैट गैप इज 380 अपॉन टोटल गैप, टोटल गैप इज 580. देखो एक बार में सॉल्व हो गया, 380 अपॉन 580.
is 19/29, यही तो आया था ऊपर, देखो है ना। तो सिखाने में टाइम लगा है, बट वंस यू गेट दैट ना, देखो 19/29 यही तो आया है। तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं है इफ यू हैव गॉट द शॉर्टकट रेट ऑलरेडी देयर, है ना। तो जो शॉर्टकट मैंने बताया था ये उधर से ही मैंने उठाया था, इनफैक्ट ये मैंने इधर से भी नहीं उठाया, ये मैंने फिजिक्स के शॉर्टकट से निकाला था। फिजिक्स में तुम सेंटर ऑफ मास में ऐसा ही कुछ करते होगे, जरा ध्यान से देखना। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है ना, वो मासेज पे डिपेंड करता है। इफ यू हैव गॉट m1 m2 दो मास है, उसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा ना, दैट डिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल मासेज, एंड दैट्स व्हाई उल्टे साइड वाला ले रहे हैं। तो दिस शॉर्टकट आई वाज टॉट बाय फिजिक्स फैकल्टी इन सेंटर ऑफ मास, जिसको मैंने केमिस्ट्री में यूज करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये जहां भी इस तरह का रिलेशन मिले ना, वेर यू आर टेकिंग समथिंग लाइक वेटेड मीन, जैसा m1 x1 प्लस m2 x2 इज m एवरेज, p0 a x a प्लस p0 b x b इज p टोटल, ऐसा कुछ है कहीं पे भी आ रहा है, तो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट। ओके, दैट्स अनदर पार्ट। तो अभी वही मोल फ्रैक्शन मिल गया, तो मोलर रेशियो पूछेगा, तो अगेन वी कैन टेक दैट ऑल्सो। अभी देखो ये वाला गैप इधर लिया, अभी टॉल्विन का पूछता तो दिस गैप इज 200, तो 200/580 इज 10/229, तो वहां से निकाल लेते हैं। इज इट ओके? I'll give you some questions of graph so that थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी भी हो जाएगी। I'm asking you to draw these 6 graphs. Try करो जरा। Okay. चलो इसको साथ में करते हैं। पीए वर्सेस एक्सए। तो पीए के लिए वी नो द फॉर्मूला p0 a x a। If this is y, this is x, then we have got y equals mx जैसा फॉर्मूला मिल गया ना। एंड दैट्स व्हाई इफ दे आर आस्किंग यू किस टाइप का ग्राफ होगा, विल राइट दैट। अच्छा, ऑल ऑफ दीज ग्राफ्स विल बी लिमिटेड ग्राफ्स। लिमिटेड ग्राफ्स का मतलब क्या है? दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर डोमेन, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है ना, एक्स एक्सिस वाली चीज। एक्स ए कैन नेवर बी मोर देन वन, है ना। एंड दैट्स व्हाई इट विल बी अ लिमिटेड ग्राफ। तो लाइक आई टोल्ड यू ना, ये ग्राफ यहीं तक जाएगा, इससे आगे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये ग्राफ। तो दिस इज एक्स ए इक्वल्स 0 है, दिस इज एक्स ए इक्वल्स 1, ये यहीं तक जा सकता है। दैट्स द लिमिटेशन ऑफ दिस ग्राफ, एंड द ग्राफ का नेचर इज y इक्वल्स mx है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है ना। This will be a straight line, and if this is theta, so we'll write that tan theta will be p naught a, and यहाँ पे ये जो वैल्यू xa पे होगा, this will be p naught a only, है ना। This is pa versus xa. Any doubt? Any doubt up to this point? Second one, इस बार pb वर्सेस xb नहीं है, नहीं तो ऐसा ही कुछ ग्राफ आता, pb वर्सेस xa है। And now we are saying that कि pb is nothing but p naught b
एक्स बी होता है. पी नॉट बी एक्स बी कैन बी रिटन एज पी नॉट बी इंटू 1 - XA, है ना. And that's why we can write it like minus P naught B into XA plus P naught B. So it becomes Y equals MX plus C wale form mein. This is Y, this is M, this is X, this is C, hai na? And that's why if I have to draw the graph of this one, it will not be a straight line passing through origin. If I have to draw this graph, this is PV versus XA. And again, we know that the limitation of XA is that it can never be more than 1. So I'm taking this value as 1. यहाँ तक लेके चलते हैं. अभी इतना तो पता है. देखो अब दो तरीके इसके. मैं एकदम लिटरली जाऊं कि y इक्वल्स mx प्लस c में m क्या है c क्या है, या फिर आई कैन हैव वन वे दैट आई हैव गॉट ऑलरेडी कि स्ट्रेट लाइन तो है, और स्ट्रेट लाइन के किसी भी दो पॉइंट को पता कर लो, काम हो जाएगा ना. स्ट्रेट लाइन का दो पॉइंट कैसे पता करेंगे? एक्स से इक्वल जीरो का मतलब क्या, थोड़ी केमिस्ट्री लगा लेंगे वहां पे ना. एक्स से जीरो का मतलब क्या है? ओनली बी इज देयर, देन द प्रेशर विल बी पी नॉट बी के बराबर होगा ना. तो दैट्स व्हाई एक्स से इक्वल जीरो पे ये पी नॉट बी पे रहेगा, एंड एक्स से इक्वल्स वन रख दो, क्या होगा? देर इज नो बी, देर इज नो बी, देन देर इज नो पी बी, है ना. एंड दैट्स व्हाई पीवी का वैल्यू जीरो पे चला जाएगा. तो विल राइट दैट ये वैल्यू यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाने वाला है ना. इट विल बी स्ट्रेट लाइन जो यहाँ टच करेगा. एंड इफ आई से दैट कि दिस इज थीटा, देन विल राइट tan थीटा. ऑब्वियसली थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, तो tan थीटा विल बी माइनस पी नॉट बी. इज इट ओके? आउट. थर्ड वन इज P total versus XA. P total versus XA. देखो फिर से वैसा ही कुछ है. P total is प्लस पी बी. अपने को एक्स भी चाहिए नहीं यहाँ पे, तो आई कैन राइट दैट 1 - XA उसकी जगह पे, है ना. अभी यहां देखो क्या हो रहा है. इफ आई मॉडिफाई इट ना, तो पी टोटल जो आ रहा है वो एक्स ए का कोफिशियंट अगर देखो क्या क्या आ रहा है, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आ रहा है, प्लस जो कांस्टेंट आ रहा है, सॉरी एक्स ए यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पी नॉट बी आ रहा है ना. दिस इज द रिलेशन वी आर गेटिंग. एंड अगेन इफ आई हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी. कैन यू टेल मी पॉजिटिव स्लोप मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? फिर से मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ. नाउ आई एम आस्किंग यू, इसका स्लोप पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? क्वेश्चन देख लो एक बार. नाउ पॉजिटिव मिलेगा ओके, व्हाई इज दैट? सर, क्योंकि ए ज्यादा वोलाटाइल है तो उसका प्रेशर उसका ज्यादा है. उसका वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म विल बी मोर, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग कि इफ दे आर राइटिंग ना वोलेटिलिटी ऑफ ए इज मोर, so we are writing P naught A is more than P naught B, and that's why we are saying that the slope will be positive here. So if I have to draw the graph, अभी मैं एक काम करने वाला हूं. मैं तीन ग्राफ एक साथ बनाऊंगा. पी टोटल तो ऑब्वियसली बनाना ही है अपने को, बट साथ ही साथ जस्ट टू कन्वे अ मैसेज कि तीनों ग्राफ, अभी तक जितने तीनों ग्राफ जो देखे ना, सबको साथ में बनाने वाला हूं मैं. आई एम टेकिंग दिस वन एज एक्स ए इक्वल्स 0, एक्स ए इक्वल्स 1. So xa equals 0 का मतलब if I have got only two components, तो I'll be writing xb is 1 and यहाँ पे xb is 0, है ना. And then I'll be drawing the graph, but we know that कि यहाँ ये ग्राफ जो है ना, इसमें दो important points आने वाले हैं. We know that p naught a is more and p naught b is less. तो ये दोनों पॉइंट मैंने लिख दिया. अभी मैं तीन ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ. जिसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा वो वहां पे लिख दूंगा मैं. सो नाउ ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, इफ आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी नॉट ए, मैं उसको ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ. याद करो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन आ रहा था, जीरो पे जीरो था और वन पे पी नॉट ए के बराबर हो रहा था. दैट मीन्स आई विल बी गेटिंग अ ग्राफ लाइक, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया.
it will be going like ड्रॉ ही कर लेता हूं, चलो ठीक है। नाउ दिस इज वन ग्राफ, है ना। दूसरा ग्राफ मैं ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ, या चलो दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ, आई टेक पर्पल वाला। ओके, पी नॉट बी वाला ग्राफ, पीबी वाला ग्राफ। तो पहले तो मैं पी नॉट ए वाला ग्राफ, दिस वाज पी ए का ग्राफ, वो मैं लिख देता हूँ, दिस इज पी ए का ग्राफ, है ना। ग्रीन वाला इज पी ए का ग्राफ। पर्पल वाला एक ले लेता हूं मैं, आई विल बी ड्रॉइंग पी बी का ग्राफ। वी नो दैट इट वाज स्टार्टिंग एट पी नॉट बी एंड इट वाज गोइंग फॉर जीरो वैल्यू इफ आई एम मेकिंग एक्स इक्वल्स 1, है ना। So this is graph of PB. Is it okay? And now if I have to draw P total, इसको मैं रेड से कर लेता हूं। If I have to draw P total, देखो जरा x इक्वल 0 पे कितना आ रहा है। If I write x equals 0, what is P total? Sharan? So P total will be P not B. P not B. Mark x equals 1 किया तो P total कितना? P not A. P not A, है ना। तो these are the two extremes we are going to get, and that's why if I have to draw the graph ना, it will be it will be like this, है ना। And this is our P total. Any doubt? Is it okay? अभी यहां पे अगर मैंने थीटा यहां बोल दिया ना, if this is theta, and then we'll say tan theta will be how much? Anyone? Tan theta बताओ, ऊपर दिख रहा है एक्सप्रेशन। P not A minus P not B. Very good. So it is P naught A minus P naught B. Okay, that's one part. Y intercept पता है, X intercept पता है ना. So that's another part. So this is the graph which was the third one. Any doubt? अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो मैं बाद में पूछूंगा, बट बाकी ग्राफ्स देख लेते हैं। फोर्थ ग्राफ इज 1 by P total versus YA. Fourth graph is 1 by P total versus YA. याद करो, हम लोगों ने एक रिलेशन अभी जस्ट देखा था, 1 by P total was YA upon P naught A plus YB upon P naught B. अभी आई कैन राइट दैट एज YA upon P naught A को तो रहने दो, YB को आई कैन राइट एज 1 minus YA, है ना, upon P naught B. So if I modify it, I am getting 1 by P naught A minus 1 by P naught B into YA, है ना, plus 1 by P naught B. That much we are getting. So if I have to draw 1 by P total versus Y, again it is Y plus mx plus c, है ना. So this complete thing is Y, this is m, this is x, and this is c, है ना. तो ऐसा ही कुछ ग्राफ रहेगा. तो if I have to draw the graph ना, लिमिटेड ग्राफ बना देता हूं मैं. So I'll make it like this, and then if I have to draw this graph, तो we know that कि पॉइंट्स क्या क्या बनने वाले, पहले तो वो देख लेते हैं. So फर्स्ट थिंग इज y का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया ना, तो 1 by P naught B जैसा आने वाला है. और y का वैल्यू मैंने अगर 1 ले लिया तो आई विल बी गेटिंग 1 by P naught A. नाउ वी नो दैट कि P naught A वाज मोर, सो 1 by P naught A विल बिकम लेस. तो मैं यहाँ पे 1 by P naught B लिख रहा हूँ, और यहाँ पे कहीं 1 by P naught A लिख रहा हूँ. एंड दिस ग्राफ इज 1 by P total का ग्राफ है. आई विल बी ड्रॉइंग दोज पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा एक जस्ट बना देता हूँ.
ठीक है, अभी मुझे पता है वाई ए अगर जीरो है तो फिर 1 by p naught b will be the y intercept, and that's why if I have to draw the graph, it will start at y equals 0 पे 1 by p naught से start होगा, and then it will be going for like this. Negative slope क्यों है? Because p naught a was more than p naught b, so 1 by p naught a will become less than p naught b, and that's why you'll be getting this type of graph. ये थोड़ा सा गड़बड़ है, I'll change that. ये थोड़ा गड़बड़, ठीक है, पैटर्न तो समझ ही रहा है ना? तो दिस विल बी द ग्राफ. नेक्स्ट वन इज y versus x. This is interesting. Can you try this one? Ya versus xa. Can you tell me what kind of graph you're expecting? अभी जस्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले? Ya was pa upon p total, and this was p naught a xa, and ये p total जो है ना, that is also having a form, क्योंकि यहाँ पूरा y वाला टर्म b वाला टर्म नहीं चाहिए, because you have been given a only. We will be writing p naught a xa plus p naught b 1 minus xa, ये तो लिखा था ना, and that's how we are going to get p naught a xa upon p naught a minus p naught b xa plus p naught b. Is it okay? आगे क्या करें? पहली बात, will it be straight line y versus x से? Definitely not है ना, तो कर्व तो आने वाला है. Is it okay? Anyone having any doubt? तो कर्व आने वाला है, फर्स्ट थिंग, तो कर्व तो आएगा. दूसरी बात क्या आ गई? एक्सट्रीम केसेस में चले जाओ. एक्स ए अगर जीरो है तो वाई ए भी जीरो होगा. एक्स ए अगर वन है, अगर मैंने वन ले लिया तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर पी नॉट ए रह जाएगा, नीचे पी नॉट ए रह जाएगा, तो इट्स वैल्यू विल बी वन. बट नाउ इट विल बी अ कर्व लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, है ना? एनी डाउट इन दिस केस? एनी डाउट? एंड दैट्स व्हाई इफ आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ना, why is coming like this? So if this is ya versus xa, and we'll be having it as a limited graph, like if I say this is 1, this is 0, obviously, तो end point पे तो it is going to be equal, है ना? Now can you tell me ये concave up concave down जैसा कैसा जाएगा? सर कॉनकेव डाउन. And why is that? सर क्योंकि वाई ए का मैक्सिमम वन ही हो सकता है और नहीं तो वो तो कैसे भी जा सकता है ना. सी, मुझे यहां से यहां जाना है, मैं ऐसा भी जा सकता हूँ, मैं ऐसा भी जा सकता हूँ, और मैं ऐसा भी जा सकता हूँ. तीनों तरीके है ना. स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो पता चल रहा है.
जब मैं एक्सट्रीम केसेस पे नहीं हूं, बीच की कहानी है, वहां पे माय क्वेश्चन इज, इफ एक्स ए का कुछ वैल्यू है तो वाई उससे ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, दैट्स द क्वेश्चन है ना। क्योंकि ये जो लाइन है ना, आई बी ड्रॉइंग दैट लाइन। एक लाइन मैं जस्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस टाइप का लाइन मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। आई चेंज द कलर। सो इफ आई टेक दिस एज, यहां से यहां, दिस इज स्ट्रेट लाइन, नॉट द राइट ग्राफ, दिस इज नॉट द राइट ग्राफ। माई क्वेश्चन इज, ये तो y इक्वल्स एक्स का लाइन हो गया ना, दिस इज y इक्वल्स एक्स। ओके, माई क्वेश्चन इज, इफ इट इज नॉट y इक्वल्स एक्स, उससे ऊपर जाने वाला है बीच में कि नीचे जाने वाला है, या ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। चलो एक हिंट देता हूं मैं, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इसलिए मैं थोड़ा रोक भी रहा हूं यहाँ पे। वाई ए इज पी ए बाय पी टोटल है ना, कैन आई राइट इट एज पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल? कैन यू टेल मी, पी नॉट ए ज्यादा है कि पी टोटल ज्यादा है? ओके, लेट्स सी विच वॉज मोर वोलेटाइल, ए और बी? ए वॉज मोर वोलेटाइल है ना, हम लोगों ने यही सीखा था। और अगर ए मोर वोलेटाइल है, जरा देखो इस ग्राफ को भी, यहाँ पे देखो, पी टोटल ज्यादा दिख रहा है कि पी नॉट ए ज्यादा दिख रहा है? पी नॉट ए इज ऑलवेज मोर देन पी टोटल ना, अदर देन द एक्सट्रीम पॉइंट। तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे वी आर सेइंग दैट बिकॉज ए इज मोर वोलेटाइल, अगर ऐसा रहे ना, तो पी टोटल जो है ना वो हमेशा पी नॉट ए के बी के बीच में होता है। इफ पी नॉट ए इज मोर देन पी नॉट बी से ज्यादा पी टोटल होगा, और उससे ज्यादा पी नॉट ए होगा, है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग की फॉर पी पी नॉट ए मोर देन पी नॉट बी, विल बी सेइंग दैट पी नॉट ए जो है वो ज्यादा है पी टोटल से, और पी टोटल हमेशा ज्यादा होगा पी नॉट बी से। ठीक है, अदर देन द एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो आई कैन टेक दैट एज दिस वन, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आते हैं। अदरवाइज इट इज ऑलवेज इन बिटवीन दीज टू नंबर। अगर ये पी नॉट ए ज्यादा है तो पी नॉट ए बाय पी टोटल विल बिकम मोर देन वन, है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दैट कि यहां से वी कैन से दैट वाई ए विल बी मोर देन एक्स ए एज पी नॉट ए अपॉन पी टोटल is going to be more than one. Any doubt? And if that is the case, then the actual graph will be going above this line, है ना, क्योंकि बीच के पॉइंट्स पे it will become more than xa, y वे a will be more than xa, है ना। Any doubt? So we'll say that this is the, so this is the right graph for ya versus xa. Any doubt? ये तुम मैथ से भी कर सकते थे, मैथ में अभी क्या है, डबल डिफरेंशिएशन करते थे, फिर उसका नेचर से कनकेव अप कनकेव डाउन कर सकते थे। बट इफ यू नो केमिस्ट्री तो इट विल हेल्प यू while हैंडलिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, है ना। एनी डाउट? यहीं पे अगर मैं वाई बी वर्सेज एक्स बी पूछ दूं तो वो ग्राफ नीचे से जाएगा, बिकॉज पी नॉट बी इज लेस देन पी टोटल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर वाई बी वर्सेज एक्स बी पूछा होता तो वो नीचे से जा, क्लियर है ना। क्योंकि यहाँ वाई बी विल बी पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल, एंड पी नॉट विल बी लेस देन पी टोटल, एंड दैट्स व्हाई पी नॉट बी बाय पी टोटल विल बिकम लेस देन वन, एंड दैट्स व्हाई वाई बी विल बिकम लेस देन एक्स बी, है ना। विल से ये होगा, एंड साथ ही में मैं लिख देता हूँ वाई बी विल बिकम लेस देन एक्स बी। इनफैक्ट वर्ल्ड की एक टॉप इंडस्ट्री है अभी, तो आजकल तो खैर वन इज आईटी सेक्टर वाला तो हो गया है, प्लस सेमीकंडक्टर चल रहा है। बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इन लास्ट आई से 50-100 years ना, ऑयल इकोनॉमी इज द टॉप मोस्ट इकोनॉमी, जिससे पूरा वर्ल्ड की पॉलिटिक्स एंड अदर थिंग्स आर ड्रिवन। क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल ये सब बनाने का जो प्रोसेस है वो इसी दो स्टेटमेंट पे है, दैट इफ ए इज मोर वोलेटाइल देन बी
then YA will be more than XA and YB will be less than XB. इस कहानी पे ऑयल का जो प्योरिफिकेशन एंड क्रैकिंग होती है ना, वो इसी बेसिस पे होती है. यू गेट अ क्रूड ऑयल विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ C1 से लेकर C1 तो कम रहता है, C2 C3 से स्टार्ट होता है, एंड देन यू विल बी गेटिंग अप टू C15 16 जैसे. दैट मीन्स 15 कार्बन का चेन, 16 कार्बन का चेन, वहां तक चला जाता है. You break them first in the crude distillation column. तो fractional distillation is the process जिसकी बात कर रहा हूँ. fractional distillation का जो process है ना, वो इसी basis पे है that the different carbon chains are having different boiling point or different volatility, and that's why vapor में mole fraction of more volatile will be becoming greater than that in the liquid phase, and जो less volatile है उसका mole fraction in vapor phase will become less than that in the liquid phase, and that's how you'll be able to separate them. and वही separate करके जो shorted chain होता है, जो shortest chain होता है से, अगर एक ही कार्बन है तो that is going out in the form of fuel gas. बट अगर मान लो तुम्हारे पास दो कार्बन हो गए या उससे ज्यादा हो गए, मान लो 3 या 4 हो गया, तो एलपीजी के फॉर्म में आता है. आजकल उसका क्या करते हैं ना, उसको दो कार्बन वाले को इथिलीन से पॉलीथिलीन में चले जाते हैं, 3 कार्बन आ गए तो पॉलीप्रोपिलीन में चले जाते हैं. इनफैक्ट 5-6 कार्बन वाला भी जिसको नैफ्था बोलते हैं, उससे नॉर्मली पेट्रोल निकालते हैं, बट दे कैन सेंड इट टू द पॉलीमर यूनिट ऑल्सो, जहां वो उसको क्रैक करके C2C3 में कन्वर्ट करके देन अगेन इट विल बी सेंड टू पॉलीथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन प्लांट में, बिकॉज दैट इज मोर प्रॉफिटेबल दीज डेज. ठीक है, तो पेट्रोल डीजल उतना ही बनाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको इतना प्रोड्यूस करना है. अदर देन दैट they'll be sending it to polymer plant if they have got the integrated polymer plant. जैसे when I was in HPCL तो वहां पर ये प्लान चल रहा था. इनफैक्ट बारमेर में देर इज अ HPCL का एक पूरा प्लांट बन रहा था इसी बेसिस पे दैट द क्रूड का क्वालिटी वाज लाइक ना, कि इफ यू आर गोइंग इन पेट्रोल एंड डीजल का प्रोडक्शन है, इट विल नेवर बी प्रॉफिटेबल, बट इफ यू आर सेंडिंग इट टू पॉलीमर प्लांट देन इट विल बिकम प्रॉफिटेबल. एंड फिर वहां से वो कहानी आगे बढ़ी थी इसको कैसे करना है. ठीक है, बट अदर देन दैट जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑयल कंपनीज का जो प्रोडक्शन होता है, इफ इट इज नॉट एसोसिएटेड विद सम पॉलीमर प्लांट, देन द शॉर्टेज मतलब C1 इज लाइक फ्यूल गैस, उसको वो इंटरनली कंज्यूम कर लेते हैं, वहां एज अ फ्यूल उसको निकाल लेते हैं. उसके बाद C3 C4 आ गया तो वो हो गया तुम्हारा एलपीजी निकलता है. उससे आगे नैफ्था जो निकलता है उससे पेट्रोल बनाते हैं. उससे आगे जो थोड़ा और हैवियर होता है उससे केरोसिन बहुत ही लिमिटेड वे में बनाया जाता है, ना के बराबर. इनफैक्ट वन ऑफ द टारगेट इज टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ केरोसिन. ठीक है, इट इज वन ऑफ द टारगेट ऑफ द मॉडर्न डे इंडस्ट्री. इसके अलावा जो तुम्हारा एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है ना, फ्लाइट्स वगैरह में, दैट इज वेरी सिमिलर टू केरोसिन ओनली, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस होता है. उसको बोलते हैं ATF, एयर टर्बाइन फ्यूल. उससे जो हैवियर होता है उसको डीजल बोलते हैं. और डीजल से जो हैवियर होता है उसका यूज करना बहुत ही मतलब चीपर यूज होता है. जैसे वो रोड में जो पिच वगैरह ब्लैक कलर का लगाते हैं ना, दैट इज लाइक हैवियर कार्बन चेन देन द डीजल वाला पार्ट. तो या तो वो एक सस्ता यूज है, या फिर उससे ज्यादा बेटर करने के लिए उसको फिर से क्रैकर में भेजा जाता है, और फिर वहां से उसको ब्रेक करके फर्दर उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके एंड देन अगेन इट इज रूटेड टू पेट्रोल डीजल एंड ऑल दोज स्ट्रीम्स, है ना. तो दैट्स द फंडा रिलेटेड टू दिस प्रिंसिपल जो मैंने अभी बताया. तो इसको मैं समराइज कर देता हूँ यहीं पे. इट बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम लोग बोलते हैं इफ मान लो आउट ऑफ ए एंड बी ना, if I have got A more volatile and B less volatile, so in vapor phase mole fraction of A will be more than that in its liquid phase, and B के लिए ठीक कहानी उल्टी हो जाएगी. तो दिस बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसकी कहानी मैंने बताया कि पूरा जो ऑयल इंडस्ट्री है वो इसी बेसिस पे चलती है. इनफैक्ट आई विल समराइज इट इन वर्ड्स ऑल्सो. बाद में इसकी थोड़ी और डिटेलिंग में करूंगा जब हम लोग रियल सॉल्यूशंस वगैरह पे जाएंगे ना, तो वहां पे भी हम लोग इसकी बात करेंगे. इसी में से हम लोग इफ आई गॉट टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जिनको सेपरेट करना है या अप्रिसिएबल सेपरेशन लाना है, ये पूरा केमिकल इंजीनियरिंग में अगर तुम एंटर कर गए तो इसी कहानी में तुम आगे बढ़ोगे. ठीक है, इसी के कैलकुलेशंस होते हैं. जब कंपनी में जाओगे तो पता चलेगा कैलकुलेशन नहीं करना है, सॉफ्टवेयर रन करना है उसी का. बट इफ यू नो द कैलकुलेशन यू बी अ बेटर पर्सन टू हैंडल दैट सॉफ्टवेयर ऑल्सो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी फीड्स डालने होते हैं बेस्ड ऑन योर नॉलेज होती है ना. तो दिस इज अनदर थिंग. सो व्हाट वी आर सेइंग दैट कि इफ आई गॉट टू सब्सटेंसेस इन अ सॉल्यूशन, तो उसके ऊपर जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम बनाते हैं ना, उस इक्विलिब्रियम में more volatile will have greater mole fraction in vapor phase than in liquid phase, and less volatile will have less mole fraction in vapor phase than in liquid phase. इसी के डिफरेंट वर्टिकल हाइट्स पे डिफरेंट ट्रेज बनाए जाते हैं, और वहां से अलग अलग स्ट्रीम में, लाइक आई टोल्ड यू, सबसे ऊपर फ्यूल गैस निकलेगा, उससे ठीक नीचे एलपीजी, उसके नीचे पेट्रोल, उसके नीचे ATF वाला, उससे नीचे डीजल, एंड उससे जो नीचे निकला उसको फर्दर क्रैक करके वापस से इन सारे स्ट्रीम्स में मिक्स कर दिया जाता है. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एनी डाउट?
अभी वाई बी वर्सेज एक्स ए पूछ दिया तो फिर कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, है ना। अभी तो मैंने वाई बी वर्सेज एक्स बी बोला था, वाई बी वर्सेज एक्स ए पूछ दिया तो वी नो दैट इट इज सिंपली वन माइनस दैट मच, है ना। इफ इट इज आस्किंग सिक्स्थ इज, इफ आई से वाई बी वर्सेज, एक तो एक्स वाई बी वर्सेज एक्स बी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक्स ए अगर पूछा तो वाई बी इज नथिंग बट वन माइनस वाई, है ना। इज इट ओके? तो वन से जितना कम पड़ रहा है या नीचे जा रहा है वो डिफरेंस बिकम्स द ग्राफ ऑफ वाई बी, है ना। तो वाई बी इज सिंपली पी नॉट बी एक्स बी, तो आई राइट दैट एज पी नॉट बी इंटू वन माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, है, विच इज पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। इज इट ओके? एंड देन जस्ट चूज की कितना आ रहा है, तो ये जितना भी रहेगा वन माइनस दैट मच विल बिकम दैट, है ना। तो ये 0.5 से मतलब y इक्वल्स एक्स से जितना ऊपर है उतना नीचे आएगा, उसी टाइप का ग्राफ मिलने वाला है अपने को, है ना। तो विल बी सेइंग दैट अगेन, इफ यू चेक दैट ग्राफ वाई बी वर्सेज एक्स ए, अभी मैं लिख रहा हूं। सो नाउ वी नो दैट कि एक्स ए अगर जीरो रख दिया तो देखो ऊपर वाला पी नॉट भी हो जाएगा, एक्स ए अगर जीरो रख दिया तो नीचे वाला भी पी नॉट भी हो जाएगा, तो इट विल बी वन अगेन। अगर मैंने एक्स ए को वन रख दिया तो वाई बी विल बिकम जीरो, है ना। तो एक तो ये एक्सट्रीम आ गया कि ये कहानी थोड़ी सी इस डायरेक्शन में चलेगी, दैट वाई एक्स ए अगर जीरो है तो वाई बी वन है, और एक्स ए अगर वन हो गया तो फिर वाई बी जीरो है। तो इस बीच की कहानी ये इस डायरेक्शन की कहानी है, इस तरफ की कहानी है ना। दैट्स वन पार्ट। नाउ वी आर सेइंग दैट कि ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो वी नो दैट कि बी इज लेस वोलेटाइल, तो इट विल बी नीचे रहेगा y इक्वल्स जो ये स्लोप बन रहा है ना इसके नीचे जाने वाला है ना। तो ग्राफ विल बी लाइक ऐसा कुछ आने वाला है, इसका वैल्यू कम रहेगा देन इक्वलिटी वाले लाइन से, है ना। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि इस टाइप का ग्राफ कुछ मिलने वाला है। इज इट ओके? आई विल बी गिविंग यू सम होमवर्क क्वेश्चन, उसको ट्राई करके रखोगे। तो पहले तो यहीं से कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी जो रह गए हैं, आई विल गिव यू दोस क्वेश्चंस आल्सो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ये दोनों बाद में दूंगा, लेट मी गिव यू these three first। ये तीन क्वेश्चंस हैं, एंड देन दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, एंड आई विल गिव यू टू मोर क्वेश्चन जो अभी रह गया था। फाइव, देन आई विल गिव यू वन मोर। Okay, so these are the questions you have to try at home, and then next week वाला जो मंडे का लेक्चर होगा we'll be covering these questions and then we'll be going for the next one। सॉल्व कर लोगे तो मैं आंसर्स भी बता दूंगा तुमको। सो वी हैव गॉट 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। दीज आर द 6 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, जितना सीखा उसी की बेसिस पे, बट थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाने हुए कुछ क्वेश्चंस में। नॉर्मल पहले स्टार्ट के दो क्वेश्चन तो सिंपल वाले हैं, थर्ड में मैं हिंट दे देता हूँ, थर्ड में विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द राइट आंसर, ठीक है। दैट्स वन पार्ट। फोर्थ फिफ्थ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट अदरवाइज बहुत फिफ्थ वाला तो खैर इजी है। फोर्थ एंड सिक्स टाइल से सिक्स में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट डे लाइक आई टोल्ड यू वेंसडे को तो अपना ऑर्गेनिक वाला ही चलेगा,
एंड ये मंडे का ट्रैक विल बी सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव। 3 क्लास में आई थिंक हो जाना चाहिए। ओके, 3 लेक्चर विल बी सफिशिएंट फॉर दिस। चलो फिर ठीक है, क्लोज करते हैं ना। ओके, बाय एवरीवन।